हेलो फ्रेंड्स। आज मकर संक्रांति भी है और पूरे भारत में बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति एक धार्मिक उत्सव है और यह सूर्य देवता को समर्पित है। मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक माना जाता है और यह त्यौहार मुख्य रूप से देश भर के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो आप भी मनाइए, एंजॉय कीजिए। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम 11 जनवरी 2022 को सीटेट के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राघव के पास केवल 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्के हैं यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 30 है और धनराशि कितनी है 195 रुपया। आने की कुल टोटल अमाउंट तो अगर निकाला जाए उसमें कैलकुलेट करके तो 195 रुपये धनराशि होती है। तो उसके पास 5 रुपये का सिक्का और 10 रुपये के सिक्का की संख्या बताने की कितनी है। संख्याएं क्रमशः कितनी है, यानी कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है और साथ ही 10 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखिए, अगर हम देखें ऑप्शन से ही ऐसे क्वेश्चन को कोशिश कीजिए ना कि ऑप्शन से सॉल्व कीजिए। जैसे देखिए फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि 5 और 10 के सिक्के के हैं और उसके पास सिक्कों की जो कुल संख्या वो 30 है। तो सिक्कों की संख्या यहाँ पूछ रहा है आपसे कि क्रमशः कितना है। तो देखिए 21 अगर दिखा रहा है 5 रुपये वाला होगा और 9 रुपया 10 रुपये वाला होगा तो जोड़ते हैं कितना होता है 21 9 30 सिक्के। यहाँ भी देख रहे हैं तो जोड़ने पर आ रहे हैं 30 सिक्के, यहाँ भी जोड़ने पर कितना आ रहे हैं 30 सिक्के, यहाँ भी कितने आ रहे हैं 30 सिक्के। तो सिक्कों की संख्या से तो नहीं निकाल पाए क्योंकि सब में 30 का दिया हुआ है। बट यहाँ पर देखिए अगर दिखाता है 21 है, 21 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है तो 21 गुना 5 करें तो कुल कितना रुपया होता है यहाँ पर, तो 105 रुपया। ठीक है, अब 10 रुपये वाला जो सिक्का है क्योंकि उसकी संख्या कितनी है 9 है ना। तो 9 गुना कितना 10 रुपया, 9 संख्या है ना 10 वाला, तो कितना हो जाएगा 10 9 90 रुपया। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 195 रुपया। तो देखिए ऑप्शन से आ गया 195 रुपया भी रहा है कि धनराशि कितनी होनी चाहिए 195 रुपया। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाता। अगर 25 वाला लेके चलते तो देखिए कितना आता है 25 गुना अगर 5 करेंगे तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 125 रुपया। और जबकि 5 है 10 रुपये वाले सिक्कों की संख्या तो होता है 10 बचे 50 रुपया। तो कितना हो जाएगा ये 175 रुपया। बाकी में किसी में नहीं आएगा। देखिए 20 बजे 100 और 10 10 100 कितना हो गया 200 रुपया, जो कि बोल्ड कितना रहा है 195 रुपया। तो इस ऑप्शन से कोशिश कीजिए कि इस ऑप्शन से बनाने का ट्राई कीजिए। और मान लेते कभी कभी ऑप्शन अगर आप भूल जाते हैं तो कैसे बनाएंगे आप। देखिए उसके लिए कई तरीका क्या है। मान लीजिए कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x है और 10 रुपये वाले सिक्कों की संख्या y है और दोनों का जोड़ कितना कर रहा है वो 30 रुपया है। अब अगर मान लेते हैं कि सिक्कों की 5 ही सिक्कों की संख्या x है तो कुल धनराशि कितना होगा इसका 5x प्लस में। अब देखें कि 10 वाला सिक्कों की संख्या कितनी है y है, तो ये कितना हो जाएगा 10y और ये दोनों का पैसा जोड़ेंगे कितना आना चाहिए 195 रुपया। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और समीकरण 1 और समीकरण 2 से सॉल्व करके निकाल सकते हैं हम। ठीक है, कैसे, जैसे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से 5 से, क्यों, क्योंकि ताकि हमको एक को इक्वल करने से ये 5x हो जाएगा। 5 का गुना 5 से करें तो 5x हो जाएगा ना, और 5 का 5 से y से करेंगे क्या हो जाएगा ये 5y इक्वल टू 30 बचे 150। बस सॉल्व कर दीजिए। ये माइनस प्लस है तो माइनस में, ये प्लस है तो माइनस में, ये प्लस है तो माइनस में, ये कट जाएगा। 10 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे यहाँ पर 45। तो इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 5 का भाग कितना में 5 की टेबल कितना में 9 45 आ गया 9 में। तो 5 वाई का मान कितना आ गया 9। तो देखिए यहाँ भी वाई का मान 9 निकला हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से वाई का मान अब जो 9 आया है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे आप। वाई का मान यहाँ पर रख देंगे इस जगह पर 5, तो इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो एक्स का मान कितना निकल जाएगा 21 निकल जाएगा। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते थे, बट इतना क्यों करना, जब ऑप्शन से आसानी से बना सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है परवल अपनी कक्षा का एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। वह त्रियामी यानी 3D आकारों को छूकर उनके किनारों, कोनों और फलकों को पहचानता है और गिनता भी है। एक त्रिभुजाकार ब्रिज में कितने किनारे, कोने और फलक होंगे। तो सिंपली वो क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। सिंपल सा आपसे ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कोई क्या है त्रिभुजाकार प्रिज्म है, उसके बताने उसमें किनारे कितने हैं, कोने कितने हैं, फलक कितने हैं। फलक मतलब चेहरा जो दिखता है आपको, कितने एंगल से आप देख सकते हैं किसी चीज़ को, तो वो एंगल बताना है आपको कितने फलक होंगे। कॉर्नर, कोना मतलब कि कितने कॉर्नर बनते हैं, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक लाइनें लाके मिलती हैं वहाँ पर कॉर्नर का निर्माण होता है, वो कोना बताना है।
और साथ में भी बताना है कि किनारे कितने होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। पहले ये त्रिभुजाकार प्रिज्म बनाएंगे कैसे, तो देखिए इस तरह से हम बना सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए बना पाते हैं या नहीं। चलिए कुछ इस तरीके से होता है त्रिभुजाकार प्रिज्म। ठीक है, अब इसमें देखिए फ्लक कितने दिख रहे हैं। देखिए ये वाला 1 इधर, ये 1 साइड, इसी का अपोजिट ये 2 हो जाएगा, और ये हमारा 3, और इसी का अपोजिट इधर वाला 4, और ठीक ये जो हमारा जो रेक्टेंगल दिख रहा है उससे ठीक नीचे वाला एक फ्लक होगा जो उसको हम 5 मान लेते हैं। यानी कि फ्लक कितने दिख रहे हैं 5, तो ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा। फ्लक 5 दिख रहा है हमें, दिख रहा है ना। एक ये इधर वाला दिख रहा है, इधर वाला दिख रहा है, एक ये तीनों दिख रहा है, इसी का अपोजिट उधर पीछे वाला उसके दूसरी तरफ वाला होगा, और एक जो हमारा रेक्टेंगल दिख रहा है ठीक उससे नीचे वाला जो जिस पर के आधार पर ये बैठा हुआ है वो नीचे वाला साइड। दो फ्लक 5 है। ठीक है, अब देखते हैं कॉर्नर कितने बन रहे होंगे। हमने कहा जहाँ 2 या 2 से अधिक लाइनें लाके मिलती हैं वहाँ कोण का निर्माण होता है। तो देखिए एक यहाँ पर कोण होगा, यहाँ पे एक यहाँ पे कोण होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, 4, और एक कोण का निर्माण यहाँ हो रहा होगा, और एक कोण का निर्माण यहाँ पे हो रहा होगा। तो कितना हो गया 2 2 4 2 6। तो देखिए इसमें कितना है, कोण का रहा है 4 होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो सिर्फ मेरे पास कौन सा ऑप्शन बच गया, बी नंबर। किनारे कितने होंगे 9। किनारे जहाँ एजेज होते हैं, एजेज कहाँ निर्माण होता है, देखिए यहाँ पर होता है एक ये बन रहा है, एक एज, 2 एज, 3 4 5 6 7 8 और एक ये वाली लाइन 9। तो 9 भी दिख रहे हैं इसमें। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से, सिर्फ आपको लेकिन फिगर पता होना चाहिए कि वो फिगर ड्रॉ कैसे होता है, कैसे बनता है। इनको पता ही नहीं त्रिभुजाकार प्रिज्म का आकृति होती कैसी, तो आप उसमें भी ना बना पाएँ। तो पहले इन सब चीज़ों को भी सीखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी लंबाई 122 सेंटीमीटर और दाढ़ी 55 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना दे रखा है 122 और चौड़ाई कितना 55। बस इसे कैलकुलेशन कर दीजिए। बनाने का तरीका इसका ये भी है, 2 2 4 1 5 गुना 5 5 10 10 10 मतलब कि सिंगल बना दीजिए। कितना आएगा 1 0 1, तो कितना हो जाएगा 5 1 5। 5 किस में आ रहा है, देखिए 5 3 8 1 9 5 4 9 3 12 12 को अगर जोड़ देंगे फिर कितना आ जाएगा 3, ये नहीं होगा। 6 7 13 14 14 जीरो कितना होगा 14 14 को फिर सिंगल बनेंगे तो 5। करेक्ट आंसर बी। ठीक है, बट आपको नहीं समझ में आया होगा। ये क्या है ना कि किसी संख्या को जोड़ने पर, गुना करने पर जितना आता है उतना जोड़ने पर वहाँ भी आना चाहिए। देखिए इसे जोड़ने पर 5 नहीं आएगा। 5 1 6 7 13 13 6 19 6 7 13 14 5 19। अब 19 को सिंगल बनाइए, 9 और 1 10, फिर इसको सिंगल बनाइए 1 0 1, तो 1 आया। जबकि आना कितना चाहिए 5, नहीं आ रहा है ना। यहाँ भी देखिए 8 से 14 15 कितना हो गया, 8 से 14 15 15 0 15 ही होगा, तो 5 और 1 6, यहाँ भी नहीं आ रहा। इसमें देखिए कितना आया था, इसमें 5 4 9 3 12 12 को फिर सिंगल बनेगा तो कितना आएगा 3। तो इसी में बी में नंबर में आ रहा था, गुना नहीं करना है आपको। ठीक है, बट इस पर भी एक वीडियो लाऊंगा मैं बहुत जल्दी कि कैसे शॉर्टकट में बनाते हैं। जैसे देखिए एक सिंपल से बता देता हूँ मैं एक और एग्जांपल। जैसे लिखा हुआ है 6 गुना 2, ठीक है, और यहाँ मान लिखा हुआ है इतना, इसको गुना करना है। तो गुना करना है तो देखिए पहले किसको कीजिए, कितना होता है 6 और 2 8, सिंगल बनाना है आपको 2 0 2। अब दोनों गुना कीजिए, 8 दूनी 16, क्योंकि गुना का साइन है, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। 16 को सिंगल बनाइए, हमेशा सिंगल ही रखना है। तो 6 और 1 7, मान लेते हैं कि यहाँ होता 9 और 2, तो 9 और 2 11 करते हैं, फिर इसको सिंगल बनाते हैं 1 और 1 2। तो बाकी भी जोड़ में जैसे मैं लिखता है इसका दोनों को मल्टीप्लाई लिख देता, 0 ऐसे लिख देता, 14 40 लिख देता, 14 90 लिख देता, इसे 19 मान लेते हैं। तो इस तरीके से अगर ऑप्शन दिया होता तो कौन सा ऑप्शन होता, कैसे चेक करते हैं। तो हमको क्या लाना है फाइनली, 2 लाना है। ठीक है, कितना लाना है 2 लाने हैं। तो कैसे लाएंगे, बस सबको जोड़िए, ये 6 2 8 और 2 0 2, 8 दूनी 16, 6 और 1 7, तो 7 होगा। ठीक है, कितना लाना है 7 लाना है। तो देखिए 4 0 4 4 2 6 और 1 7, कितना आ गया 7 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, यही होगा। फिर आगे देखिए 4 4 8 और 1 9, 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर 9 0 9 और 1 10, 10 का फिर सिंगल बनाएंगे 3 होगा 1, तो नहीं आ रहा। तो इसका कौन सा आंसर होगा, ये होगा। देखिए दोनों गुना करके आपका यही आंसर आने वाला होगा। ठीक है, बट आप लोग बोलिएगा तो इसका एक हम वीडियो सेपरेट बना करके दे दूंगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कहता है रहनुमा माचिस की तीलियों से विभिन्न बहुभुज बनाती हैं और चांद की सहायता से उसके अंतः कोनों को मापती हैं। वह 3 तीलियों को एक त्रिभुज बनाती हैं, फिर एक तिल्ली और लगाकर उसे चतुर्भुज बनाती हैं, फिर वह एक तिल्ली और लगाकर एक पंचभुज बनाती हैं इत्यादि। इन आकृतियों के कोनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए सब क्वेश्चन जो दिया रहता है ना, बाकी जो कुछ लिखा है रहनुमा के बारे में क्या कर रही नहीं कर रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। सिंपल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कोनों के बारे में और कोनों का योग के बारे में, आपके गुण के बारे में पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा भूल जाइए, फिर आप जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना उसी के आधार पर इसका आंसर आपको देना है। पहले क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन तो ये है कि कौन सा सही है ये बताना है। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है किसी भी बहुभुज के अंतः कोनों का योग 360 डिग्री होता है। बहुभुज मतलब क्या होता है, जिसकी कम से कम 3 भुजा या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं उसे बहुभुज कहते हैं। जैसे देखिए ये भी क्या है, ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, ठीक है। इस तरीके से और बहुभुज बना देते हैं आपके लिए, ठीक है। ये भी आपके लिए क्या है, बहुभुज है, ठीक है। तो जिसमें कम से कम 3 या 3 से अधिक भुजाएं से मिलकर के बनी होती है उसको बहुभुज कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि किसी भी बहुभुज के अंतः कोनों का योग 360 होता है, बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ बहुभुज के जो अंतः कोनों का योग 360 होता है वो सिर्फ और सिर्फ चतुर्भुज में होता है, ठीक है। आप जानते होंगे कि किसी भी ट्रायंगल का आंतरिक कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि अब चतुर्भुज है, तो अगर हम इसको अगर एक विकर्ण की तरह से लाइन खींच दें तो देखिए एक ट्रायंगल इधर दिख रहा है, एक ट्रायंगल इधर दिख रहा है, 2 ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का मान कितना होता है 180, तो दूसरे ट्रायंगल का मान कितना होगा 180, तो टोटल कितना हो गया 18 18 36 साढ़े 360। तो ये जो 360 होता है ना सिर्फ किस बहुभुज में होता है, ये होता है चतुर्भुज में। जिस तरह का चतुर्भुज होगा सभी का आंतरिक कोण का क्या होगा, योग 360 डिग्री होगा, चाहे वो किसी तरह का चतुर्भुज हो। चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे आपका आयत हो गया, वर्ग हो गया, चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समानांतर चतुर्भुज हो गया, पतंग हो गया। तो ये सभी चतुर्भुज के मतलब की रूप हैं, का उसके प्रकार हैं, ठीक है। तो जितने भी चतुर्भुज होंगे वो सभी का आंतरिक कोणों का योग 360 होगा, लेकिन सिर्फ किसी बहुभुज का नहीं। जैसे कि ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, तो क्या सबका आंतरिक कोणों का योग एक जैसा, तो एक जैसा होता है नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर इस ट्रायंगल का मान कितना होता है 180 होता है, इसका चतुर्भुज का कितना होता है, ये कितना होता है, ये 360 होता है चतुर्भुज का, ठीक है। इसी तरीके से मान लेते हैं इसमें कितनी भुजाएं दिख रही हैं यहाँ पर, यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 भुजा दिख रहा है, तो इसका अलग होगा, इससे ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती है ना तो वैसे वैसे आंतरिक कोणों का योग बढ़ता है, ठीक है। जैसे देखिए एक आपको बताता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे एक पंचभुज बना देता हूँ मैं यहाँ, जैसे ये पंचभुज बना दिया मैंने, ये पंचभुज आकृति है। अब देखिए इसको हम क्या करें कि एक लाइन यहाँ मैं खींच दे रहा हूँ पंचभुज में और एक लाइन यहाँ पर। अब देखिए कितना ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल बना था तो 360 हो गया था। अब यहाँ देखो 3 ट्रायंगल बन रहे थे, तो तीनों का मान, हर ट्रायंगल का मान कितना होता है 180। ये भी 180 होगा और ये भी 180 होगा कि नहीं होगा। तो देखिए अब 3 ट्रायंगल हो गया, तो 3 ट्रायंगल होता है कितना, 18 3 54 540। तो इसके आंतरिक कोणों का योग कितना हो गया 540। इसमें कितना हो गया 360, इससे कितना कितना है ट्रायंगल में 180। तो इस तरह से कह सकते हैं कि किसी बहुभुज के अंतर कोणों का योग 360 नहीं होता है। भुजाओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है तो आंतरिक कोणों का योग भी बढ़ता है। हाँ यही चीज़ होता है कि बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग पूछता तो 360 होता है। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। देखिए सिर्फ यहाँ पर हम ये कर दें कि बाह्य कोणों का योग 360 होता है तो ये सही हो जाता। बाह्य कोणों का एक मतलब क्या, जैसे कि अगर इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे लाइन कर दे तो ये वाला बाह्य कोण कहलाता है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती है बाह्य कोण कहलाएगा, इसको बहुत एक्सटेंड कर देती है वाला बाह्य कोण कहलाएगा। ठीक इसी तरीके इसको एक्सटेंड कर देती है वाला बाह्य कोण है, इसको एक्सटेंड कर देती है वाला बाह्य कोण है। तो ये 4 को जो निकलेगा ना तो वो वाली जो कहलाएगा वो क्या है, इसके बाह्य कोणों का योग 360 होता है, चाहे कोई भी बहुभुज हो, ठीक है। उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया यहाँ पर गलत हो गया। चलिए बी नंबर देखते हैं। कहता है किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग त्रिभुज के अंतः कोणों का योग का 3 गुना होता है। क्या लिखा है, किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 3 गुना होता है। नहीं, देखिए यहाँ पर चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। मैंने भी बताया 360 होता है ना।
तो 360 होता है, तो क्या लिखा है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग जो होता है त्रिभुज के अंतः कोणों का 3 गुना होता है। तो देखिए यहाँ पर इसका कितना होता है, अंतर कोणों का योग 180 होता है। तो 3 गुना मतलब कितना, 18 54 540 है ना। तो 540 तो नहीं होता, 360 ही होता है। ये तो गलत हो गया, तो आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जब भुजाओं की संख्या बढ़ती है तो बहुभुज के अंतः कोणों का माप का योग बढ़ता है, ये बिल्कुल सही है, यहाँ से सही लिखा है, बट इसके फर्स्ट जो लाइन में वो गलत है। सी नंबर देखिए, कहता है जब भुजाओं की संख्या बढ़ती है तब बहुभुज के अंतः कोणों का माप का योग बढ़ता है, बिल्कुल सही है ना। आंतरिक कोणों का योग माप बढ़ता है ना, अभी दिखाया था ना मैंने ऊपर में, यहाँ पर बता रहा था ना, जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती चली जाएंगी उसकी कोणों का आंतरिक कोणों का योग बढ़ता चला जाएगा। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, यानी कि सी इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। डी नंबर में क्या लिखा है, जब भुजाओं की संख्या बढ़ती है तो भुजाओं के अंतः कोणों का माप घटता है। अभी को बताया क्या होता है, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है ना। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। मैं 100 के आधे से आधा अधिक हूँ, मैं 100 के आधे से अधिक हूँ। और फिर आगे लिखा है क्या कि मैं 5 दहाई से अधिक और 5 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम हूँ। मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है, मैं कौन हूँ। देखिए ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम, और आपसे भी यही कहता हूँ कैसे से क्वेश्चनों को ऑप्शन से ही बनाइए। देखिए फर्स्ट लाइन पढ़िए क्या लिखा है, मैं 100 के आधे से अधिक हूँ। 100 के आधा मतलब 100 का आधा कितना, 50, 50 से अधिक। तो देखिए यहाँ भी अधिक, यहाँ भी अधिक, यहाँ भी अधिक, यहाँ भी अधिक है, इससे कुछ नहीं पता चल पाया। सेकेंड लाइन देखिए, मैं 5 दहाई से, 5 दहाई मतलब कि एक दहाई कितना होता है 10, तो 5 दहाई कितना 50। तो कहता है 50 से अधिक हूँ, और 6 दहाई मतलब 6 दहा के 60, यानी कि 60 से कम हूँ। तो 50 60 के पीछे कौन सा दिख रहा है, ये सभी दिख रहे हैं, तो इससे मुझे नहीं पता चल पाया। चलिए आगे देखते हैं। कहता है मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है। मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है, दहाई के अंक से। तो देखिए ये दहाई होता है, ये दहाई है, तो 3 कम किसमें, इसमें 4 कम है, इसमें 3 कम है, बाकी इसमें कितना कम है, इसमें भी 3, इसमें 3 ज़्यादा है ना, और इसमें कितना है 4 ज़्यादा है। तो 4 तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको हटा दीजिए, बचा 2। अब देखिए कहता है क्या कि मेरे इकाई का अंक, इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से 3 कम है, यानी कि ये से कम 3 कम है। तो यहाँ पर तो ज़्यादा दिख रहा है, ये वाला ये ज़्यादा है, ये कम है, तो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। देखिए कितना सा आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शादी के आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है कि 5 चक्कर लगाने में कुल कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए क्या है, कर एक आयताकार पार्क है, ये पार्क होगा इस तरीके से, इसकी जो लंबाई होगा वो 60 का होगा और चौड़ाई कितना होगा 40 का। तो 5 चक्कर लगा रही है, तो इसका मतलब ये 60, अगर ये लेंथ 60 है, ये लेंथ अगर 60 है तो ये भी लेंथ 60 का होगा, ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा ना। तो देखिए 60 60 120 या 6 4 10, ये दोनों को जोड़िए 6 4 10 100 और 100 कितना हो गया, यानी कह सकते हैं आयताकार पार्क की जो कुल लंबाई है वो 200 है। इसी को परिमाप भी कहते हैं, आयत का परिमाप यही है। इस आयत का परिमाप कितना निकले 200, यानी एक चक्कर लगाने में उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा 200 का। तो वो कितना चक्कर लगा रहा है 5 चक्कर, तो 5 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 5 में 10, मतलब कि 1000 क्या मीटर, 1000 मीटर उसको दूरी तय करना पड़ेगा। तो देखिए कहाँ पर है, देखिए 1000 मीटर बराबर भी कितना लिख सकते हैं 1 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है 1 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी का स्कूल उसके घर से 6 किलोमीटर और 375 मीटर की दूरी पर है। वह 1 किलोमीटर और 95 मीटर पैदल और बाकी रास्ता बस से तय करती है। तो वह बस से कितनी दूरी तय की, आसान सा क्वेश्चन है, 6 किलोमीटर है ना, क्या लिख सकते हैं 6 किलोमीटर इधर और 375 मीटर इधर, इसमें से 1 किलोमीटर ये और 95 मीटर इधर किसे तय कर रही हैं, पैदल। ठीक है, तो घटा देंगे तो जो बच जाएगा वो बस से तय करती होंगी। तो 5 से 5 ये तो 0, 9 8 17, 2 बचा यहाँ पर और 6 में से जाएगा तो 5, तो 5 किलोमीटर और 280 मीटर, बी नंबर। ठीक है, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त वर्ग का जो परिमाप और क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, ये बताना है। आधा आधा हो जाएगा, आधा 1/4 हो जाएगा, या 1/4 आधा हो जाएगा, या 1/4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे सवालों को क्या कीजिए ना, आप खुद से सोचिए, एग्जाम्पल ले लीजिए कि मान लेते हैं कि एक भुजा है, कुछ इस तरह से आपको भी सोचना है। मान लेते हैं कि एक भुजा होगा, इसकी जो एक भुजा होगा वो 10 होगा। ठीक है, तो इसकी जो परिमाप होगा भी कितना होगा
परिमाप 10 चौक 40, क्योंकि ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। वर्ग का नियम क्या है, जिसके चारों भुजा बराबर होती हैं तो सभी 10-10 का होगा, तो इसका परिमाप कितना निकल गया 40। ठीक है, अब परिमाप निकला ये। और क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई या तो फिर भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर मतलब 10 गुना 10, तो कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, होगा ना। तो अभी देखिए, अगर मान लेते हैं केस ऐसा है कि जिसका वर्ग अगर एक भुजा 10 सेंटीमीटर का है या 10 मीटर का है, तो उसका जो परिमाप है वो 40 है और क्षेत्रफल कितना है 100 है। इस केस में अब आगे क्या लिखा हुआ है कि तो इस प्रकार यदि एक वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए, तो देखिए अब इसको हम क्या कर रहे हैं, आधा कर दे रहे हैं भुजा को। 10 था, आप कितना कर दे रहे हैं 5 कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये सभी 5-5 हो जाएगा। तो जब 5-5 हो जाएगा तो इसका जो परिमाप होगा वो कितना होगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। और इसका जो क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर 25 हो जाएगा, होगा ना। तो देखिए क्या लिख रहा है, तो इस प्रकार जो प्राप्त होगा नहीं किए वाला जो प्राप्त हुआ है उसका वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिमाप देखिए क्या हो जा रहा है, यहाँ से देखिए कितना हो जा रहा है, 40 से 20 हो जा रहा है, मतलब कि आधा हो जा रहा है। तो ये आधा आधा, 1/4 गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, आधा आधा हो रहा है ना, 40 से 20 हो जा रहा है परिमाप। और क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है, देखिए सीधा कितना हो जा रहा है, ये इसका 1/4 हो जा रहा है। देखिए 25 चौक 100 यानी 1/4 हो जा रहा है। तो ये आधा तो नहीं होगा, 1/4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन को बनाना आसान है, बस एज्यूम कर लीजिए कि मान लीजिए कुछ नहीं डेटा दिया है ना, तो आप मान लीजिए कि ठीक है 10 होगा या 20 होगा, इतना होगा तो इतना होगा तो इतना आया, तो उसी पर बेस पर आप आगे कर लीजिए, किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आप बन जाएगा आपसे। सिर्फ मान लीजिए कुछ भी, जैसे इसमें हम 10 माना, आप 20 भी मान कर चलेंगे तो भी आंसर आएगा, 30 मान करके चलेंगे तो भी आएगा, क्योंकि वो रेट कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं, वही चीज़ आएगा। ठीक है, अनुपात आपको बदलता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक ट्रक 2.5 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो समान चाल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में उस ट्रक का कितना समय लगेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो 80 किलोमीटर दूरी तय करना है तो ट्रक का कितना समय लगेगा। तो देखिए 80 किलोमीटर उसको दूरी तय करना है, तो उससे पहले तुमको स्पीड पता होना चाहिए कि उसका स्पीड कितना है, तो पता चल पाएगा ना कि कितना का स्पीड, उसका कितना टाइम लगेगा। जब मुझे स्पीड ही नहीं पता है तो उसका कितना डिस्टेंस है, कैसे निकाल पाएंगे कितना समय पहुँचा। तो समय को बताने के लिए हमें पता होना चाहिए स्पीड क्या है। अगर डिस्टेंस अगर दे दिया है तो पता होना चाहिए ना कि कितना गाड़ी का स्पीड जाएगी, तभी तो बता पाएंगे ना कि कितना स्पीड से कितना समय वो पहुंच पाएगा। अब स्पीड मतलब 100 का होगा तो हो सकता है समय कम लगेगा, जैसे मान लेते हैं 80 किलोमीटर है, 80 का स्पीड से जा रहा होगा तो 1 घंटा पहुंच जाएगा। तो स्पीड पता होना चाहिए। तो देखिए इससे पहले रिलेट करना होगा यहाँ से कि 120 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है कितना में, 2.5 घंटा में, इसका स्पीड कितना निकल जाएगा। तो 1 0 मान लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, इसको हटा दे तो कितना हो जाएगा 25 चौक 100। ठीक है, 25 चौक 100। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा 100 तो 20 और 25 8 200, यानी क्या उसका स्पीड कितना आ गया 48 का। जब 48 का आ गया स्पीड मुझे पता चल गया, उसका गाड़ी का जो ट्रक का जो स्पीड है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा का हिसाब से चल रहा है, तो फिर 80 किलोमीटर का कितना समय में ये दूरी तय करेगा। तो इसके लिए 48 से डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, अब देखिए इसको डिवाइड कीजिए तो क्या निकल जाएगा 48 से कम 48, यानी 1 घंटा लग जाएगा। तो समय तो घंटा दिया हुआ ऑप्शन में। ठीक है, तो आगे चेक करना पड़ेगा मुझे। तो 48 से कम 48, 49 50 30 80, यानी कि बच गया क्या मेरे पास 32/48। ठीक है, ऐसे क्या करते हैं हम, इसको चेंज कर देते हैं मिनट में। तो 60 से डिवाइड करना होगा, 60 से गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 12 चौक 48 और 12 5 60 और 4 8 32, तो 8 5 40। तो 1 घंटा 40 मिनट का उसको समय लगेगा। बात समझ में आया। तो आपको इस तरीके से चेंज करना होगा। देखिए हमने क्या किया, ये 32 को डिवाइड कर रहे थे 48 से, तो ये क्या निकला, ये मिनट में बदल रहा है। तो मिनट को हमने क्या किया 60 से यदि गुना कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा, ये घंटा में बदल जाएगा। ये घंटा में था ना, ये घंटा में था, 32 में 48 से डिवाइड करेंगे तो किसमें था, ये घंटा में था, तो उसको गुना कर देंगे 60 से तो मिनट बदल जाएगा। तो ये निकल गया 40 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुलदस्ते के फूलों में गुलाब के फूलों की संख्या उसका 1/5 भाग है, लिली के फूलों की संख्या आधी है और बचे हुए आर्किड के फूल हैं। यदि गुलाब के फूलों की संख्या 8 है तो गुलदस्ते में आर्किड के कितने फूल हैं। देखिए क्या है कि एक गुलदस्ते के फूलों में गुलाब के फूलों की संख्या उसका 1/5 भाग है। ठीक है, और लिली के फूलों की संख्या आधी है और बचे हुए आर्किड का फूल हैं। यदि गुलाब फूलों की संख्या कितनी है, 8 है। तो यही सबको पकड़ना होगा कि गुलाब के फूलों की संख्या है वो कितना है, 8 है।
अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, गुलदस्ते के फूलों में गुलाब के फूलों की संख्या, उसका 1/5 भाग है। ठीक है, उसका 1/5 है। बात समझ में आया? तो आप ऐसा कर लीजिए, मान लीजिए फूलों की जो संख्या है, मान लेते हैं कि वो x है, तो x का 1/5 है क्या, गुलाब के फूलों की संख्या। ये तो लिखा है ना कि फूलों की जो संख्या है, गुलाब के फूलों की जो संख्या है वो 1/5 है। किसका? फूलों का। तो फूल मान लेते हैं अगर ये संख्या उसका x है टोटल, तो उसका 1/5 कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं, x बराबर क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 8 बचे 40। तो फूलों की संख्या कितना निकल गया, 40 निकल गया। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा है लिली के फूलों की संख्या आधी है, तो लिली के फूलों का संख्या आधी है, तो 40 का आधा कितना होता है, 20। और बचे फूल आर्किड के हैं। ठीक है, आर्किड के फूल हैं, तो बचे आर्किड के फूल हैं, तो देखिए 20 हमारा कौन सा निकल गया, निकल गया आपका लिली का फूल। और 8 क्या निकल गया, गुलाब का फूल पहले से दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 28। टोटल फूल कितना था 40, तो 40 में से अगर हम 28 घटा दें तो क्या बच जाएगा 12। और 12 किसका होगा, बचे फूल जो आर्किड के होंगे। तो 12 कहाँ है, बी नंबर ऑप्शन। बात समझ में आया? देखिए फिर से बात समझ लीजिए इसको, अगर नहीं समझ में आया तो। ये कह रहा है कि फूल एक गुलदस्ते के फूलों में गुलाब के फूलों की संख्या उसका मतलब किसका, फूलों का 1/5 है। तो मान लीजिए कि फूलों की जो संख्या है वो x है और इसका 1/5 है कौन, गुलाब का फूल। और गुलाब फूल यहाँ नीचे दे रखा है आपसे कि गुलाब के फूलों की संख्या कितना 8 है, तो इसके बराबर 8 ही होगा ना। तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर फूलों की संख्या, क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 8 गुना 5 से करेंगे तो 8 बजे 40 हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है आगे कि लिली के जो फूलों की संख्या ना आधी है, तो जितना फूल है उसका आधा होगा, तो 40 का आधा कितना होगा, 20 होगा। और 8 पर गुलाब का फूल है, तो हो गया टोटल कितना 28। और आगे फिर क्या लिखा है, जो बचे हुए फूल हैं आर्किड के हैं, तो मतलब कि 40 में से 28 हटा दें, जो बचेगा 12 वो आर्किड के फूल ही होंगे ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। यहाँ पर देखिए कि पहले से एक पैटर्न दे रखा है, पैटर्न को ही फॉलो करना और बताना है कि 57 के बाद फिर क्या आएगा। तो देखिए क्या किया हुआ है कि यहाँ सबसे पहले 3 लिखा है, और इसकी 3 को कैसे लाया है, 2 और फिर +1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, इसे लिखा गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 था तो 3 यहाँ लेकर के आए, 7 यहाँ है तो 7 यहाँ लेकर के आए, तो यहाँ की बार कितना है 16 है, तो यहाँ 16 लेकर के आया होगा। तो देखिए 4 से 16 और 16 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो अब की बार ये 32 फिर यहाँ लेकर के आया होगा, तो 5 25, 25 और 32 कितना हो जाएगा 57 हो जाना चाहिए। फिर इसी तरीके से 57 को यहाँ पर लेकर के आया होगा, तो ये हो जाएगा कितना 6 छक 36, 6 छक 36 और 57 को जोड़ दीजिए कितना आता है 7 6 13 के 3, 5 3 8 8 1 9 93। तो नेक्स्ट अंक क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 93 हो जाएगा। बात समझ में आया? जैसे 1 का 2 का 3 4 5 6 का ये तो ठीक है, ऐसे का हर बार स्क्वायर करते हुए आगे बढ़ गया है। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए 3 था तो 3 यहाँ लेकर के आया था, 7 है तो यहाँ 7 को लेकर के आए, तब की बार हम 16 यहाँ पर लेकर के आएंगे, 32 यहाँ लेकर के आए, 57 इसके बाद यहाँ लेकर के आएंगे। इसके आगे पूछता तो ये दोनों को करने को कैलकुलेशन करने पर जो यहाँ पर आता है उसको हम यहाँ पर लेकर के आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भानु एक कबाड़ी वाला है जो नीचे दिए गए मूल्यों के अनुसार कबाड़ इकट्ठा करता है। जैसे कबाड़ में रद्दी कागज 12 रुपये पर किलोग्राम, अखबार 14 रुपये, लोहा 27 रुपये, पित्तल 225 रुपये और प्लास्टिक 38 रुपये किलो। ठीक है, तो कहता है यदि वह 5 किलोग्राम लोहा कितना 5 किलोग्राम, 1 किलोग्राम इतना है तो 5 किलोग्राम का दाम कितना होगा, तो हो जाएगा हमारा 5 25 और 5 से 35, 36 37 और 5 2 10 और 3 13। ठीक है, 5 25 के 5 2, 5 से 35 36 37 और 5 2 10 और 3 13, 137 रुपया 50 पैसा। आगे क्या लिखा है 10 किलोग्राम प्लास्टिक कहाँ है, ये हमारा रहा 10 किलो प्लास्टिक, तो ये हो जाएगा कितना 380 रुपया। फिर आगे लिखा है 50 किलोग्राम रद्दी कागज होगा, तो रद्दी कागज मेरा कितना है यहाँ पे है, ठीक कितना हो जाएगा 12 25 60 600। इसी तरीके से 22 किलोग्राम अखबार इसे गुना कर दिए 14 दूनी 28 और 14 28 28 29 30 308 रुपया। और पित्तल जो होगा कितना 2 किलोग्राम इकट्ठा करता है, तो 1 किलोग्राम का दाम है 225 रुपया, तो 2 किलोग्राम का दाम हो जाएगा 450 रुपया। सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, ज़्यादा क्लोज तो नहीं दिख रहे हैं, हम जोड़ सकते हैं ऐसे 6 3 900
9 और 1 1000, 10,000 1400, 14 3 1700। ठीक है, हम लमसम में जोड़ ले रहे हैं। तो 80 और 50 कितना हो जाएगा? 130, 130 और 130 कितना हो जाएगा? सॉरी 30, सिर्फ 30, तो कितना हो जाएगा? 160 और ये 68, मतलब मान लेते हैं 170। तो कितना हो जाएगा? 1870 के आसपास डेटा कौन सा दिख रहा है? तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसको अच्छे से जोड़ लीजिएगा। 1875 रुपये 50 सही आएंगे। ठीक है, तो लमसम में जोड़ना है क्योंकि बहुत क्लोज नहीं दिए हुए डेटा, इसीलिए मैंने इस तरह से जोड़ लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संख्याओं के समूह में सबसे कम अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? पहले मैंने बता चुका है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या कहते हैं जो सिर्फ एक से और खुद से भाग लगती हो और किसी तीसरी संख्या से भाग ना लगती हो। जैसे 7 सिर्फ एक से भाग लगेगा ये, और खुद 7 से लगेगा। ठीक है, बाकी किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो ये 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। उसी तरीके से 11 एक से भाग लगता है और खुद से लगता है, तो ये भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। जैसे मान लेते हैं 12 है, तो देखिए एक से भाग लग रहा है, खुद से लग रहा है, तो 3 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। बात समझ में आया? तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो सिर्फ एक से भाग लगे और खुद से भाग लगे। तो देखेंगे आप 20 और 40 के बीच में एक संख्या को दिखेगा 23। ठीक है, 23 पर 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 दिखेगा एक, और कोई नहीं दिखेगा। अच्छा 40 तक जाना है मुझे, तो 30 के बाद फिर 31 भी दिखेगा, देखने को आपको मिलेगा। 31 के बाद फिर कौन सा देखने को मिलेगा? 31 के बाद 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 भी नहीं, 37 देखने को मिलेगा। ठीक है, 38 39 तो होगा नहीं। आगे देखिए 30 से लेकर के, तो 30 से देखिए कौन कौन मिलेगा? 31 और एक 37, 40 तक, फिर 50 से तक देखना होगा मुझे, तो 40 के बाद फिर 41 भी देखना होगा, 41, 43, फिर 43 के बाद 44, 45, 46, 47, एक 47 दिख जाएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है 40 से 60, तो 40 से 60 कहाँ है? तो देखिए 40 से यहाँ पर से मिल जाएगा आपको 41, 43 और एक मिल जाएगा 47, फिर 50, 49 भी नहीं होगा, 50, 51 भी नहीं होगा, 52 भी नहीं होगा, 53 होगा, 54, 55, 56, 57, 58, 59 होगा एक आपका। ठीक है, फिर 60 से 80 के बीच में देखिए, तो 60 के बीच में हमें आगे देखना पड़ेगा। 61 नहीं होता है, 61 मिल जाएगा आपका, 61 किसी से नहीं करता। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71 के बाद 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। ठीक है, तो लिखा है क्या? किस समूह में सबसे कम अभाज्य संख्या देखने को मिलेंगी? तो देखिए इसमें से 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और सबसे कम कौन सा दिख रहा है? ए नंबर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित में से इतना का सबसे उत्तम सन्निकट मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 9.2, तो हमेशा याद रखिए कि अगर 0.5 से अगर ऊपर है तो उसके अगला मान लेंगे। जैसे मान लेते हैं 10.5 दिया हुआ है, तो उसको 11 मानिए आप, और अगर 10.5 से नीचे अगर दिया है तो उसको आप 10 मानेंगे। देखिए तो 9.2, ये 0.2 5 से कम है, तो इसको आप 9 मानिए। 4.9 है, देखिए 0.5 से ज़्यादा दिख रहा है ना, तो इसको 5 मानिए आप। और ये 3.1, ये 5 से कम दिख रहा है, इसको क्या मानेंगे आप? 3। फिर यहाँ पर देखिए ये तो बहुत कम है, तो इसको 5 ही मानना होगा। और ये 2.8 है, तो 8 है, तो 5 से ज़्यादा दिख रहा है, तो इसको क्या मानेंगे आप? 3। तो 9, 5, 3 कहाँ है? 9, 5, 3, 9, 5, 3 इसमें नहीं है, इसमें है 5, 3 इसमें नहीं है, 9, 5, 3 इसमें भी नहीं दिख रहा, फिर इसमें भी तो आपको शायद नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें 4 आ गया है, तो कहीं भी प्रिंटिंग मेरा लिखने से गलती तो नहीं हुआ। और एक बार और देख लेते हैं। 9.2 4/9 5 ही होगा, और 3.1 ये 3 ही होगा। ठीक है, और ये तो 5 ही होगा, ये 3 ही होगा, नहीं नीचे 5 3 ही वाला होगा। ये दोनों ठीक है, ये तो दोनों कभी नहीं होगा, ये भी तो कभी नहीं होगा। आगे आपका दिख रहा है 9, 5, 3, तो 9, 5, 3। ठीक है, तो 9, 5 यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो मे बी ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस जगह पर यहाँ पर 5 होना चाहिए, है ना। या तो यहाँ पर 3 कर दीजिए, इसको ये 3 वाला ऑप्शन कर दीजिए, 5, 9, 5, 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, क्योंकि उस तरीके से क्लोजेस्ट वैल्यू तो कुछ दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित को मिलान करो। दहाई का अंक 1000 के अंक का आधा है। दहाई का अंक 1000 के अंक का आधा है। ठीक है, तो देखिए दहाई का अंक ये वाला, पहले मार्किंग कर देते हैं हम। दहाई का अंक ये वाला होता है, और इकाई के 1000 के अंक का आधा है। 1000 का अंक कौन सा होगा? ये चौथे नंबर पर,
ठीक है। आधा किस में आधा है, 1000 के अंक का आधा किस में दिख रहा है, ये तो नहीं, हाँ ये तो डबल दिख रहा है, इसमें 2 का 4 हो गया, डबल है ये तो खैर आधा होगा ही नहीं, ये भी नहीं दिखेगा। आपको यहाँ पर देखिए 2 का आधा दिख रहा है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 का डी। ठीक है। अब दूसरा नंबर देखिए, कहता है इकाई का अंक मतलब ये वाला इकाई का अंक लाख के अंक का 2/3 है, तो लाख कहाँ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो सबसे लास्ट में दिख रहा है ये वाला। ठीक है। और डी नंबर तो आपको चेक करना ही नहीं, क्योंकि तो डी अब ऑलरेडी इसका हो चुका है, तो हम इसी में चेक करेंगे, तो ये वाला भी लाख इसमें होगा। और इकाई का अंक के लेके चलेंगे, तो ठीक है, तो क्या लिख रहा है, लाख का अंक का 2/3, तो इसका 6 का 2/3 निकालिए, तो हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो ठीक है, ये मिल गया हमारा, तो हो जाएगा दूसरा का सी नंबर, ये भी हो गया। अब आगे देखते हैं सैकड़ा का अंक, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। हाँ, सैकड़ा का अंक, तो ये वाला सैकड़ा का अंक हो गया, दहाई के अंक का दुगना है, तो दहाई का अंक ये वाला है, तो देखिए दुगना तो नहीं दिख रहा, यहाँ पे देखिए दुगना दिख रहा है यहाँ पर, है ना, ये वाला सैकड़ा है ये, और ये दहाई है, तो 4 दूनी 8, दुगना है, तो इसका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। और जो बच गया ए नंबर, कौन सा बच गया, बी नंबर, तो हो जाएगा चौथा का बी। तो चौथा का बी यहाँ है, चौथा का बी यहाँ नहीं है, चौथा का बी यहाँ भी है, चौथा का यहाँ भी नहीं है। आगे देख लेते हैं 1 का डी यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। फिर दूसरा का क्या है मेरा, सी, तो दूसरा का सी यहाँ भी है, दूसरा का यहाँ पर ए है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट आज 15 ही क्वेश्चन था, वैसे भी आपके सीटेट के एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बाकी 15 जो क्वेश्चन आते हैं वो पैडागोगी से आते हैं। ठीक है। तो मैं जो भी इसमें बना रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मैथ्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो टाइप का आते हैं, उस क्वेश्चन को मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आपके सीटेट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैलकुलेशन बेसिस बहुत कम रहते हैं, ज़्यादातर वो आपसे बेसिक से पूछना चाहते हैं कि आपको बेसिक समझ में है या नहीं है, क्वेश्चन को लंबे लंबे करके देते हैं। ठीक है, ताकि आपको लगे कि पता नहीं क्या पूछा है, लेकिन वो वही बना सकते हैं जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मे बी आप क्वेश्चन को ना बना पाएँ, देख करके डर जाएंगे आप, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन में न जाने कितने तरह के वो कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए इसी में कितने सारे कॉन्सेप्ट आपसे पूछे हुए हैं। इसे देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर था जो आपका, देखिए इसमें, है ना, इसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट थे। ये बिना कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपसे सॉल्व ही नहीं होगा। जितने क्वेश्चन जो दे रखे हैं ये ऑप्शन वाले, है ना, इसमें देखिए इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो ये इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है सिर्फ कॉन्सेप्ट है। अगर आप क्लास 6-7 का मैथ अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं और नहीं पढ़ा है, तो हम यही कहेंगे कि क्लास 6-7 का मैथ वाले पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अगर सीटेट क्लियर करना है और 15 लाना है, तो आपको क्लास 6 और 7 का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। क्लास 6 का 7 का मैथ अगर आप पढ़ जाते हैं अच्छे से, ठीक है, भले आप प्राइमरी लेवल की तैयारी करें 1 to 5, लेकिन आपसे उम्मीद किया जाता है कि 6-7 का भी कुछ बेसिक आपको पता हो। और अगर ये चीज़ आप नहीं कर पाएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप इसमें मैथ में ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट आपको पहले से क्लियर है तो इसका क्वेश्चन आपको आसानी समझ में आ जाता होगा, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो थोड़ा आपको समय लगेगा। ठीक है। वैसे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत जल्द ही क्लास 6 से लेकर के 7-8 के जितने मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं, मैं एक एक करके उसका एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बना करके अपलोड करूँ। ठीक है, बस आप लोग को दुआ रहनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।